हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हरी। सो फ्रेंड्स, बात कर रहे थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में, आरसीसी। इसमें बात कर रहे थे डब्ल्यूएसएम में, बात कर चुके हैं अभी तक। इसकी मान्यताएं क्या थी, किस थ्योरी पर ये वर्क करता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या था इसका, इसी तरीके से बात की। फिर उसके बाद हम इसके पिछले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं न्यूट्रल एक्सिस के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से डिराइव किया जाता है। न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं इसका, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का किस प्रकार से फाइंड आउट होता है। आज बात करेंगे लीवर आर्म के बारे में, उत्तोलक भुजा के बारे में। उत्तोलक भुजा के बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। क्या है फार्मूला, कंप्रेशन का क्या है, टेंशन का क्या है, बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा है उत्तोलक भुजा, लीवर आर्म। ये है कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेस डायग्राम बनता है, तो इस डायग्राम का जो हमारा संपीड़न बल, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर संपीड़न बल तथा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन बल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमारे लीवर आर्म, उत्तोलक भुजा, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं क्या है। कुल संपीड़न बल तथा कुल तनन बल, इसका टोटल कंप्रेशन फोर्स तथा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टोटल टेंशन फोर्स की जो लंबवत दूरी होती है, क्या होती है हमारी उत्तोलक भुजा होती है, लीवर आर्म होती है। तो चलिए देखते हैं। कुल संपीड़न बल तथा कुल तनन बल के क्रिया बिंदुओं, लाइन ऑफ एक्शन के मध्य लंबवत दूरी को उत्तोलक भुजा कहते हैं। इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो प्रतिबल आरेख स्ट्रेस डायग्राम से हमारा स्पष्ट है कि जो संपीड़न बल होता है, संपीड़न कंक्रीट में प्रतिबल बल शून्य रेखा पर शून्य होता है। अब न्यूट्रल एक्सिस पर जो स्ट्रेस होता है वो शून्य होता है। वही चीज़ लिखा गया है कि हमारा जो स्ट्रेस डायग्राम है, इससे स्पष्ट होता है कि संपीड़न कंक्रीट में प्रतिबल बल शून्य रेखा पर शून्य होता है तथा खंड के ऊपरी सिरे पर अधिकतम होता है। खंड के ऊपरी सिरे पर क्या होता है, अधिकतम, जिसके कारण यह प्रतिबल आरेख एक समकोण त्रिभुज, एक ट्रायंगल के रूप में ड्रॉ बन जाता है। अधिकतम होने के कारण यह क्या कहते हैं कि ये एक ट्रायंगल रूप में फॉर्म होता है, समकोण त्रिभुज होते हैं। इस त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी x/3 पर एक्ट करेगा, x/3 की दूरी पर एक्ट करेगा। तो वही चीज है कि इस त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र धरण के ऊपरी सिरे से बल शून्य रेखा की गहराई का 1/3 मतलब x/3, अर्थात x/3 पर स्थित होता है। इसका जो परिणामी रेजिस्टेंस वर्क करता है, कार्य करता है। तो ये हमारा उत्तोलक भुजा की फार्मूला होता है। यहाँ से हो जाएगा, हम इसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से हो जाएगा जेड इक्वल टू d माइनस x/3। क्या हो जाएगा, d माइनस x/3। इसको हम यहाँ पे मेंशन कर दिए, उत्तोलक भुजा जेड इक्वल टू d माइनस x/3। ये था हमारा उत्तोलक भुजा, लीवर आर्म। क्या था, स्ट्रेस डायग्राम से इसमें किया गया है कि
संपीड़न का टोटल फोर्स तथा तनन का टेंसाइल का टोटल फोर्स की जो लंबवत दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तोलक भुजा कहते हैं, लीवर आर्म कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, किस प्रकार से, क्या डिफिनेशन है, फाइंड आउट क्या होता है उसका। चलिए देखते हैं फिर। फ्रेंड्स, ये हमारा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम एमआर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है कंक्रीट में जो रीइंफोर्समेंट का सेंट्रॉइड तथा जो संपीड़न का सेंट्रॉइड, दोनों के कारण से एक कपल जनरेट हो जाता है। दोनों के कारण एक कपल जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें मोमेंट जनरेट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, उपज जाते हैं। तो यही एक आंतरिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। इसको देखते हैं क्या है कि एक प्रबलित कंक्रीट खंड में इस्पात का कुछ तनन बल जो इसके केंद्र पर सेंट्रॉइड पर कार्य करता है और कंक्रीट का कुल संपीड़न बल जो इसके सेंट्रॉइड में कार्य करता है कि युग्म द्वारा विकसित आघूर्ण, ठीक है, इनके कपल द्वारा, इनके युग्म के द्वारा एक मोमेंट उत्पन्न होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उपजते हैं। इसे ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध आघूर्ण कहते हैं, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है कि एक भारित बीम है, लोडेड बीम है, पर बाहरी भार पड़ने पर बंकन आघूर्ण एम कार्य करने लगता है। इस बंकन आघूर्ण के प्रतिरोध में धरण खंड के भीतर संपीड़न तथा तनन प्रतिबल उपजते हैं, स्ट्रेस जनरेट होते हैं। भारित धरण की संतुलित स्थिति के लिए ये दोनों समांतर व विपरीत दिशा में होने चाहिए। इसके संतुलन के लिए ये जो हमारा एक्सटर्नल संपीड़न फोर्स या टेंसाइल फोर्स लग रहा है ये इक्वल रहने चाहिए, ठीक है, और पैरेलल होने चाहिए, समांतर है। संतुलन के लिए ये समान होने चाहिए, समांतर होने चाहिए व विपरीत होने चाहिए, ठीक है। ये जो फोर्स लग रहा है एक तो समान दूरी पे है, फिर उसके बाद समांतर हो, फिर थर्ड पॉइंट हमारा है कि ये क्या कहते हैं कि विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो हमारा इक्वल टू हो जाएगा। तो जो टेंसाइल फोर्स है वो तथा जो कंप्रेसिव फोर्स है वो दोनों इक्वल रहेंगे, संतुलित रहेंगे। ये था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। बात करेंगे इस पे डेरिवेशन क्या है संपीड़न का, तनन का, देखते हैं। देखिए सो फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे जो मोमेंट रहेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम आर के इक्वल रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम एम आर इक्वल टू लिखें, तो क्या हो सकता है, आंतरिक बल इनटू क्या रहेगा, उत्तोलक भुजा। तो ठीक है, यहां से देखेंगे एम आर इक्वल टू, अब आंतरिक बल क्या उपजते हैं, यहाँ पे आंतरिक बल उपजते हैं कंक्रीट के साइड कंप्रेशन फोर्स तथा टेंशन के साइड टेंसाइल फोर्स। तो यहां से देखेंगे हम इसको C या T से रिप्रेजेंट कर देंगे, कंप्रेशन फोर्स या
टेंशन फोर्स इनटू उत्तोलक भुजा हमारा क्या रहेगा, उत्तोलक भुजा हमारा रहेगा d माइनस एक्स बाई थ्री, d माइनस एक्स बाई थ्री। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा c या t इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री। अब हम देखेंगे कंक्रीट संपीड़न, कंक्रीट संपीड़न C से देखेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा C इक्वल टू फोर्स इक्वल टू क्या होगा हमारा औसत प्रतिबल क्या रहेगा इनटू औसत प्रतिबल इनटू एरिया क्या रहेगा, एरिया हमारा रहेगा क्रॉस सेक्शन का, इसका जो रहेगा जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो हमारा संपीड़न वाला एरिया रहेगा वो रहेगा। यहां से इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या रहेगा हमारा, आप न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं C इक्वल टू औसत एरिया, औसत एरिया क्या रहेगा 0 से सिग्मा सी बी बाई टू तक, जो हमारा स्ट्रेस लगेगा इसमें सिग्मा सी बी बाई टू, तो रहेगा 0 प्लस सिग्मा सी बी बाई टू इंटू एरिया किसका रहेगा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का, तो क्या हो जाएगा हमारा b इंटू एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, लिखेंगे b एक्स सिग्मा सी बी बाई टू। कंप्रेशन को हम लिख सकते हैं b एक्स सिग्मा सी बी बाई टू, कंप्रेशन फोर्स इक्वल टू b एक्स सिग्मा सी बी बाई टू। ये था हमारा कंप्रेशन फोर्स का। अब देखेंगे यही अगर हमको टेंसाइल की देखना है तो हम यहाँ लिख देंगे इस्पात तनन, इस्पात तनन बल T। तो इसको क्या देखेंगे तो T इक्वल टू क्या प्रतिबल, तनन प्रतिबल, तनन तनन प्रतिबल इनटू एरिया, एरिया किसका एरिया, अब हम टेंशन की ओर देख रहे हैं तो एरिया ऑफ स्टील की देखेंगे। तो यहां से हम T इक्वल टू लिख सकते हैं क्या तनन प्रतिबल को हम सिग्मा एस टी इंटू जो एरिया है हमारा, एरिया ऑफ स्टील को हम क्या लिखेंगे ए एस टी। अब जो है अब क्या है हम C कंप्रेशन फोर्स टेंसाइल फोर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यही फोर्स हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें पुट करेंगे तो जिससे हमारा कंप्रेशन साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हो जाएगा और टेंशन साइड का पता चल जाएगा। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं यहीं पे, तो इसको थोड़ा सा इरेज, यहां से हमारा हो जाएगा तनन टेंशन साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टेंशन साइड का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा क्या, ये रहेगा सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। तो यहां से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकला था C या T इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री। अब हम पहले C का पहले T का रख देंगे या पहले C का रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम T का रख देते हैं। T की वैल्यू कितनी आई है सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, फिर उसके बाद हमारा उत्तोलक हो जाए डी माइनस एक्स बाई थ्री। यहां से टेंशन साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हो गया है, इसको थोड़ा सा मार्क कर देते हैं। ये हमारा है टेंशन साइड का। अब यहीं पे हम देखेंगे कंप्रेशन का, तो संपीड़न C का, तो यहां से मोमेंट इसका क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहां हो जाएगा इसका। तो C की वैल्यू कितनी आई है
बी एक्स सी सिग्मा सी बी बाई 2 इंटू बी माइनस एक्स बाई 3। ये हम इसको स्टार कर देते हैं। ये हमारा संपीड़न का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ये हमारा तनन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। इस तरीके से हम इसको डिराइव कर चुके हैं। अब देखेंगे अगर हमको इसी को थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा इरेज करने के बाद हम देखते हैं इसमें। फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं ये तो हमारा था तनन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स बाई 3। यही संपीड़न का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 डी माइनस एक्स बाई 3। अब हम देखें, लेट्स एज्यूम अगर हम देखें बल शून्यक रेखा x1 इक्वल टू हम माने x बाई डी, तो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू x1 इंटू डी। ठीक है, अब यही अगर हम देखें, अगर लीवर आर्म Z1 देखें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू क्या होगा, D। तो यहां से Z इक्वल टू हम क्या लेंगे इसको, Z1 D। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम देखें हमारा जो लीवर आर्म का फार्मूला होता है, लीवर आर्म, तो Z इक्वल टू क्या होगा हमारा, D माइनस एक्स बाई कितना रहेगा, 3। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, Z की जो वैल्यू है यहाँ पे Z1 इंटू डी और x की वैल्यू जो है x1 इंटू डी, वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं क्या होगा। तो Z की वैल्यू करेंगे Z1 D इक्वल टू D ऐसे ही रहने देंगे, माइनस x की जो वैल्यू है हम कर देंगे x1 D अपॉन 3। ठीक है, अब यहां से देखेंगे, यहां से हम क्या देखेंगे, Z1 फिर उसके बाद D इक्वल टू D अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस x1 बाई 3। तो यहाँ से D से D कैंसिल आउट, तो हमारा हो जाएगा Z1 इक्वल टू 1 माइनस x1 बाई 3। तो यहाँ से हम इस वैल्यू को अभी रखे रहेंगे। अब देखते हैं, हम देखेंगे यहां से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के एम आर इक्वल टू बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं 1 मिनट के लिए। सो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू यहां से थोड़ा सा रिप्लेस कर दिए हैं। तो यहां से हम देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 फिर डी माइनस एक्स बाई 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू पर हम पुट कर देंगे x1 d। यहाँ से जो वैल्यू हमने निकाली थी x की, इस इक्वेशन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यू, तो एम आर इक्वल टू बी इंटू एक्स की वैल्यू हम कर देंगे x1 d, फिर क्या रहेगा हमारा सिग्मा सी बी बाई 2। ठीक है, फिर ब्रैकेट में d माइनस एक्स की वैल्यू x1 d, फिर उसके बाद बाई 3 यहां से। ठीक है, अब क्या होगा, एम आर इक्वल टू, इसमें d कॉमन ले लेंगे तो b x1 d सिग्मा सी बी, फिर d कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा हमारा 1 माइनस x1 बाई 3 अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे क्या रहेगा हमारा,
एम आर इक्वल टू बी एक्स वन सिग्मा सी बी, ये डी और ये डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई 2। फिर यहां से अगर हम देखें 1 माइनस एक्स वन बाई थ्री, 1 माइनस एक्स वन बाई थ्री की वैल्यू हमने क्या रखी है यहाँ पे Z1, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इंटू Z1। ठीक है, 1 माइनस एक्स वन बाई थ्री की वैल्यू हम रख देंगे Z1। तो यहां से अब देखेंगे क्या, अगर हम R इक्वल टू देखते हैं क्या रहेगा, अगर हम देखेंगे x1 सिग्मा सी बी, x1 सिग्मा सी बी Z1 बाई 2 को अगर हम R मान लेते हैं, फिर से देखते हैं x1 सिग्मा सी बी Z1 बाई 2 को हम R मान लेते हैं, तो क्या करते हैं, अब वैल्यू पुट करेंगे इसकी जगह हम R रखते हैं, तो क्या होगा हमारा, देखेंगे हमारा होगा, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। यहां से हम देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या होगा हमारा एम आर इक्वल टू, इसकी जगह हम आर वैल्यू रख देंगे, तो क्या रहेगा बी डी स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, आर बी डी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आर क्या है, चूंकि आर है हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। सो फ्रेंड्स, ये हमारा था मोमेंट, आर जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर था। तो इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। बाकी जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो हमारा है तनन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स बाई थ्री। फिर हमारा था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन का बी एक्स सिग्मा सी बी बाई टू डी माइनस एक्स बाई थ्री था। बाकी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में। चलिए चलते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में देखेंगे। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा है परसेंटेज ऑफ स्टील का फार्मूला। अब परसेंटेज ऑफ स्टील है क्या, ये हमारा एक क्रॉस सेक्शनल है जो टेंशन का एरिया ऑफ स्टील ए एस टी तथा इस क्रॉस सेक्शन का एरिया ऑफ स्टील तथा इस क्रॉस सेक्शनल का एरिया के अनुपात को हम एरिया ऑफ स्टील बोलते हैं। देखते हैं, देखेंगे यही चीज इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। P इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील इनटू जो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा B इंटू डी, ये हमारा हो जाएगा क्या, परसेंटेज ऑफ स्टील। तो यहाँ हमारा डिफिनेशन है, यह प्रबलन इस्पात के क्षेत्रफल तथा धरन की अनुप्रस्थ परिच्छेद के प्रभावी क्षेत्र फल का अनुपात होता है। अर्थात इसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P इक्वल टू परसेंटेज ऑफ स्टील इक्वल टू ए एस टी अपॉन बी इंटू डी इंटू 100। तो ये हमारा क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टील। अगर यहीं से हम एरिया ऑफ स्टील देखें तो हमारा ए एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू बी इंटू डी अपॉन कितना, 100। ये तो हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला था। अगर हम इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए देखें, उसमें देखते हैं स्टील का फॉर्मूला क्या रहेगा। वो हमारा रहेगा, उसकी संतुलन को स्थिति में रखने के लिए हम कंप्रेशन तथा
टेंशन को हम इक्वल कर देंगे। कंप्रेशन फोर्स तथा टेंशन फोर्स को हम इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से क्या है, अब कंप्रेशन फोर्स का क्या फार्मूला था, बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 इक्वल टू, अब जो है हमारा टी का जो है सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। तो यहां से हम देखेंगे जो ए एस टी का फॉर्मूला निकलता है वो क्या होता है। तो देखेंगे ए एस टी इक्वल टू क्या रहेगा, बी एक्स सिग्मा सी बी अपान 2 सिग्मा एस टी। ये हमारा था ए एस टी, यहां से हम निकाले हैं जब हमारा कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स इक्वल हो जाता है इकोनॉमिकल के लिए। तो अब देखेंगे अगर हम इसका एरिया ऑफ स्टील और इसका एरिया ऑफ स्टील इक्वल करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो एरिया ऑफ स्टील P इंटू बी इंटू डी अपॉन कितना 100 इक्वल टू कितना, इसका एरिया ऑफ स्टील जो भी फाइंड आउट हुआ है क्या रहेगा, बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 कितना सिग्मा एस टी। तो इसको हम थोड़ा सा कोष्टक में बंद कर देते हैं, इसको इरेज भी थोड़ा कर देते हैं। लेट मी जस्ट इरेज। तो यहां से क्या हमारा रहेगा, P इंटू डी डी अपॉन 100 इक्वल टू बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 सिग्मा एस टी। तो यहां से हम क्या कर देंगे 2, ये हमारा हो जाएगा 50। फिर उसके बाद यहां से हमारा क्या रहेगा, अगर हम b से b कैंसिल आउट कर दें, यस यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां से जो है हम देखेंगे हमारा क्या फार्मूला निकलता है p का। तो हमारा निकलेगा P इक्वल टू सिग्मा सी बी एक्स इंटू 50, ये 50 इस तरफ जाएगा, ठीक है, अपॉन में ये सिग्मा एस टी रहेगा ही ऐसे, सिग्मा एस टी। फिर उसके बाद इसके डिवाइड में चला जाएगा क्या, डी, इसके डिवाइड में चला जाएगा डी। तो ये हमारा इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए है। अब जो है हम देखेंगे सिग्मा सी बी अपॉन सिग्मा एस टी का एक फॉर्मूला है, उसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, उसको पुट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। सो क्या है कि यहां से जो फार्मूला निकलेगा हमारा, जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का निकाले थे जिससे ड्राइव किए थे, हमारा क्या था सिग्मा सी बी इंटू एम अपॉन सिग्मा एस टी इक्वल टू क्या था, एक्स अपॉन डी माइनस एक्स, ठीक है। अब यहीं से अगर सिग्मा सी बी इक्वल अब डिवाइडेड सिग्मा एस टी इक्वल टू एक्स अपॉन एम डी एक्स हो जाए, सिग्मा सी बी बाई सिग्मा एस टी की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हमारा 50 बाई डी एक्स। देखेंगे अब जो है यहां से सिग्मा सी बी बाई सिग्मा एस टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एम डी माइनस एक्स। ये जो है हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील जो है, परसेंटेज ऑफ स्टील
का जो फॉर्मूला है किसके लिए है? फॉर इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए है, सेक्शन के लिए है। तो ये था हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला और इकोनॉमिकल के लिए ये फॉर्मूला था। अब क्या है, अब क्या है देखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें। चल इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स ये हमारा है WSM का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करा दिया गया है, उस पे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के बेसिस पर ये पहला क्वेश्चन कराया जा चुका है दूसरे टॉपिक का WSM का। अब हमारा है दूसरा क्वेश्चन WSM का, दूसरा क्वेश्चन WSM का दूसरे चैप्टर का। देखेंगे क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। एक प्रबलित कंक्रीट आयताकार खंड का खंड है, इसकी चौड़ाई b सेमी है, सेंटीमीटर है, तथा प्रभावी गहराई d सेंटीमीटर है, सेमी है। अनुज्ञेय प्रतिबलों सिग्मा CB सिग्मा ST दिया गया है, कितना है? सिग्मा CB जो है 5 न्यूटन mm² है, और जो हमारा सिग्मा ST है 140 न्यूटन पर mm² है, तथा m जो है, m की वैल्यू दी गई है, कितनी है? 18। लेते हुए निम्न के मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन से? पहला हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, दूसरा हमारा उत्तोलक भुजा लीवर आर्म, एंड थर्ड पॉइंट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं, फाइंड आउट करेंगे। हमारा पहला हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, इसका फॉर्मूला देखेंगे। x इक्वल टू m सिग्मा CB d, m सिग्मा CB d अपॉन क्या? m सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। ये हमारा क्या है? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें जो दिया गया है इसमें। ये हमारा है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला। अब हम इसी में वैल्यू पुट करेंगे। देखेंगे m की वैल्यू दी गई है 18, सिग्मा CB सिग्मा ST की वैल्यू दी गई है, लेकिन जो हमारा b है d है उसको एज इट इज रख दिया गया है, तो उसकी वैल्यू नहीं दी गई है, तो उसको ऐसे रख देंगे। सॉल्व करते हैं पहले। तो x इक्वल टू क्या? m की वैल्यू कितनी दी गई है? m की वैल्यू दी गई है कितनी है? 18 है, 18 है। 18 इंटू सिग्मा CB कितनी है? सिग्मा CB है 5 इंटू d है हमारा, d इसी प्रकार से ऐसे रहेगा। फिर उसके बाद m की वैल्यू कितनी है हमारी? m की वैल्यू है हमारी 18 इंटू कितना है? CB की वैल्यू हमारी है 5 प्लस, और सिग्मा ST की वैल्यू कितनी है हमारी? 140। कितना है? 140। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर देंगे, कितना हो जाएगा? इक्वल टू 90D अपॉन 90 प्लस 140, डिवाइड कर देंगे इसको। इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 90D अपॉन कितना हो जाएगा हमारा? देखेंगे 0.32 डिवाइड कर देंगे, देखते हैं कितना आता है हमारा। 90 डिवाइडेड 230 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.39D
mm। ये हमारा था क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट किए हैं। पहला पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जिसका फॉर्मूला था x इक्वल टू m सिग्मा सी बी डी अपॉन m सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। इरेज करते हैं इसको ऐसे ही रखा रहने दे। पहला पॉइंट हमारा फाइंड आउट हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारा है उत्तोलक भुजा। दूसरा क्या है? उत्तोलक भुजा। तो उत्तोलक भुजा का फॉर्मूला बताया जा चुका है d माइनस एक्स अपॉन 3। d माइनस एक्स बाई 3। इसको हम थोड़ा स्टार मार्क कर देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हमारा z इक्वल टू हो जाएगा, d की वैल्यू d है तो माइनस x की वैल्यू अभी फाइंड आउट हुई है तो क्या होगा 0.39 d अपॉन 3। यहां से z की वैल्यू क्या निकलेगी? z की वैल्यू निकलेगी 3d माइनस 0.39 d अपॉन 3। तो थोड़ा सा माइनस कर देंगे यहाँ पे। 3 माइनस क्या हो जाएगा? 3 माइनस 0.39 हमारा क्या वैल्यू निकलेगी? 2.61 d अपॉन 3। इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो z की वैल्यू निकली है 2.61 d अपॉन 3। अब हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 3 से, तो जो हमारा उत्तोलक भुजा है निकलेगा हमारा 0.87 d। पहला पॉइंट क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, दूसरा पॉइंट उत्तोलक भुजा, लीवर आर्म। देखिए अब थर्ड पॉइंट क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद इसको हम फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड पॉइंट है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस mr। जो इसका फॉर्मूला होता है बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2, फिर उसके बाद d माइनस क्या? d माइनस एक्स अपॉन 3। ये क्या है हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब क्या है इसमें, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे एम आर इक्वल टू बी की वैल्यू बी ही रखी है इंटू एक्स की वैल्यू जो है अभी यहाँ पे फाइंड आउट की कितनी है इंटू 0.39 डी, ये हमारी एक्स की वैल्यू है। फिर उसके बाद इंटू सिग्मा सी बी की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 2, फिर इंटू ये तो हमारा उत्तोलक है, जेड की वैल्यू है, तो जेड की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है 0.87, तो यही रख देते हैं, क्या हो जाएगा 0.87 डी। जो d माइनस एक्स बाई 3 है ये हमारा उत्तोलक ही है, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 0.87 डी आया है, वही इसमें पुट कर दिए हैं। देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा 2.5, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, 0.87 इंटू 2.5 इंटू 0.39 दैट इज इक्वल टू इतना आता है, एम आर इक्वल टू 0.84। तो यहां से अब देखेंगे जो d है d, तो b d स्क्वायर हो जाएगा। जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये हो जाएगा हमारा 0.87 0.84 b d स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू है, एम आर की वैल्यू है बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 डी माइनस एक्स बाई 3, इसकी वैल्यू पुट किए, पुट करने के बाद इसको हम फाइंड आउट कर चुके हैं। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, पहला क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस,
क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हम फाइंड आउट कर चुके हैं। दूसरा था हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्ड पॉइंट था हमारा, दूसरा हमारा पॉइंट था उत्तोलक लीवर आर्म, और हमारा थर्ड पॉइंट था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हमारा था WSM मेथड का दूसरा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस सेक्शन के बारे में, तो उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।